On this channel of Education Express, I welcome you all in the session of the Goods and Service Tax GST. And today we are going to take up the topic which is known as input tax credit, टैक्स क्रेडिट जमा। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि टैक्स क्रेडिट है क्या और जमा से क्या मतलब हुआ। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति है एक्स ने माल सेल किया वाई को, वाई ने सेल किया जेड को, ये भी सेल हुआ, ठीक है। अब एक्स ने जब माल वाई को सेल किया तो इस पर जो जीएसटी बनेगा वो जोड़ करके पेमेंट करेगा एक्स को। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने 1,00,000 रुपये का माल सेल किया प्लस उस पर 10% जीएसटी हुआ, तो ये माल वाई ने ख़रीदा और वो हुआ 1,10,000 रुपये का। वाई एक्स को 1,10,000 का पेमेंट करेगा, ये पे करेगा। वाई ने क्या किया, 1,10,000 रुपये के माल पर 10,000 रुपये प्रॉफिट कमाया और इस पर 10% जीएसटी 1,20,000 का 10% 12,000 रुपये जीएसटी का पेमेंट किया, चार्ज किया और 1,32,000 रुपये में ये माल सेल कर दिया जेड को। जेड ने ये माल 1,32,000 में परचेज किया, उसमें 12,000 जीएसटी है और एक्चुअली ये माल इसके पास है 1,20,000 रुपये का। जेड क्या करेगा, वाई को 1,32,000 रुपये का पेमेंट करेगा, ये पेमेंट करेगा वाई जेड को, जेड पेमेंट करेगा वाई को, ये पे 1,32,000। अब क्या करेगा वाई 1,32,000 रुपये प्राप्त करेगा, उसमें से 12,000 रुपये इसने जीएसटी के दे रखे हैं, पहले 10,000 रुपये दे रखे हैं जीएसटी के इसने, ये 10,000 प्रॉफिट, जीएसटी 12,000, ठीक, प्लस 10,000 ये प्रॉफिट है। 12,000 रुपये जीएसटी के काट के रोक लेगा ये और बाकी का पैसा भेज देगा एक्स को और 12,000 रुपये ये जीएसटी के काट के रोक लेगा और ये पेमेंट कर देगा 12,000 रुपये गवर्नमेंट को। इस तरह से होता है, क्योंकि 12,000 का पेमेंट ये कर चुका है पहले ही, इसलिए 12,000 रुपये की इसको जमा प्राप्त सॉरी क्या करेगा, 12,000 में से 10,000 रुपये इसने जीएसटी पे किया है एक्स को, तो 10,000 रुपये ये रोक लेगा। इसके पास जो ये पैसा रोका गया है इसी को ही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जितना टैक्स इसने पे कर दिया है पहले उतना पैसा रोक लेगा ये। फिर समझिएगा, एक्स ने वाई को माल बेचा, 1,00,000 रुपये का माल था कॉस्ट, ये सेल्स प्राइस इसकी, इस पर इसने जीएसटी लिया 10,000 रुपये और माल बेच दिया वाई को। वाई के पास ये माल हुआ 1,10,000 रुपये का, और ठीक है। अब 1,10,000 रुपये का माल हुआ, इसमें इसने 10,000 रुपये प्रॉफिट जोड़ा, 1,20,000 रुपये प्लस 12,000 रुपये जीएसटी जोड़ करके 1,32,000 रुपये में माल बेचा जेड को। जब जेड को माल बेचा गया तो जेड वाई को पेमेंट करेगा 1,32,000 रुपये का, 1,32,000 रुपये पेमेंट करेगा जेड वाई को। वाई क्या करेगा, इसमें से इसने
क्योंकि 10,000 रुपये का GST पहले पे कर दिया है ये एक्स को, तो 12,000 में से 10,000 रुपये ये रोक लेगा अपने पास। यही कहलाता पैसे को रोकना इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात समझ में आ गई? जो पैसा रोका गया है वही पैसा इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वह राशि है जो किसी व्यापारी के द्वारा प्राप्त होने पर उसमें से जो उसने पेमेंट कर दिया है GST का, उस पैसे को रोक लेना, क्योंकि वो GST पे कर चुका है इतनी राशि का। 12 में से 10,000 पेमेंट कर चुका वो, तो 10,000 रुपये की राशि को रोक लेगा। इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। या ये एक तरह का समायोजन है कि टोटल टैक्स जितना बना उसमें से 10,000 रुपये ये काट लेगा, समायोजित कर लेगा, और बाकी का पेमेंट जो बनता है वो गवर्नमेंट को पे करना है वो पेमेंट करेगा। तो जो राशि व्यापारी के द्वारा पहले से टैक्स पे की जा चुकी है वो अब प्राप्त हो रही है, तो उस राशि को रोक लेना, उस राशि का एडजस्टमेंट कर लेना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। बस समझ में आएगी? तो ये हमारे जो आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें डेफिनेशन का पार्ट ये कंप्लीट हो। We have completed definition that what is input tax credit. I repeat again, input tax credit is the amount retained or adjustment by a businessman which is already paid to some other businessman, and that is known as input tax credit. उसी को हम input tax credit कहते हैं, क्योंकि एक ही वस्तु पर दो बार टैक्स पे नहीं करेगा। तो जो पैसा एडजस्टमेंट के लिए रोका जाता है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। नटशेल में ये बात हो सकती है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट व्हाट आर दीज कंडीशंस। कौन इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोकेगा और कौन नहीं रोकेगा, किसको अधिकार है इनपुट टैक्स क्रेडिट रोकने का, वे शर्तें क्या क्या हैं जिससे कि वो अधिकार मिलता है कि एक व्यापारी इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोक सके। शॉर्ट लेना हो ले लीजिएगा, मैं इसको रब करता हूँ। कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम, सेकंड पॉइंट पर चल रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आर द प्राइमरी कंडीशंस अंडर विच ए पर्सन, ए बिजनेसमैन हैव ए राइट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट करने का अधिकार किन व्यापारियों को है और किन को नहीं है। कुल मिलाकर के संक्षेप में हम ये कह सकते हैं। यदि इस पर कंडीशंस पर बात करते हैं तो पहली कंडीशन, नंबर 1, ओनली रजिस्टर्ड डीलर और रजिस्टर्ड पर्सन, बिजनेसमैन जो भी है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकार किसको होगा? नंबर 1, उस व्यक्ति को होगा जो कि रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, जिसने GST के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और रजिस्ट्रेशन की शर्तें अलग है, आप जानते हैं कि अलग अलग फील्ड में रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। अब जैसे मोटे तौर पर ये होती है कंडीशन कि जिस पार्टी का एनुअल टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता है तो वो रजिस्टर्ड डीलर की श्रेणी में आ जाता है। और ये भी उस समय बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली भी होता है, वॉलंटरीली भी होता है, जैसा चाहे वैसा किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेसमैन की शर्त के रजिस्ट्रेशन की शर्त के अनुसार चलते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकार उसी डीलर को, उसी बिजनेसमैन को, उसी पर्सन को होगा
जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ओके। नंबर 2, मार्जिनल डीलर और स्मॉल डीलर इनको अधिकार होगा विद दी स्पेशल परमिशन, जीएसटी के अंतर्गत अप्लाई करेंगे और उनको यदि स्टेट परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से तो ही फिर उसका हम रजिस्ट्रेशन डीलर की तरह इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकार उसको हम दे सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन तो एक ही है कि वह व्यक्ति जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करता है, इसका अधिकार का उपयोग करना चाहता है, तो उसको रजिस्टर्ड डीलर होना आवश्यक है। अब आइएगा हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पर चल रहे हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या दस्तावेज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे। और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बात तो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक लेजर होनी चाहिए जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस के कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक एंट्री की जा सके। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक लेजर चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक लेजर के माध्यम से ही सारे टैक्स क्रेडिट का ट्रांजैक्शन जो होगा वो एंटर किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। और अब अंतिम बात आ रही है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर, और हम एक क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करते हैं कि जो बातें की हैं उसको हम किस प्रकार से टेकअप कर सकते हैं। आइए समझने के लिए पहले हम सबसे छोटे एग्जाम्पल पर चलते हैं, और वो है एग्जाम्पल नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ पटेल चौधरी बुक। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं उसकी सारी समरी आपको क्लियर होती चलेगी, जो जो बातें बताई गई हैं इसमें। हाँ, तो हम शुरू करते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, और इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो बातें हमने अभी देखी हैं, डेफिनेशन की, कंडीशंस की, वो किस तरह से इसमें टेकअप की जा सकती हैं। देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से जून 2020 माह में क्रय किए गए विभिन्न इनपुट्स के संबंध में XYZ लिमिटेड को इनपुट कर जमा की स्वीकृत की जाने वाली राशि का निर्धारण कीजिए। अब आपको ये बताना है कि कितना उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा उससे और नहीं मिलेगा, ये दिखाना। ठीक है, तो जो जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो सब इसमें एक एक 1 बाय 1 आकर के शामिल होती रहेंगी। हम एक प्रोफॉर्मा डेवलप कर लेते हैं। ये है पर्टिकुलर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, उसके बाद CGST आया, SGST जो भी है, इसका अमाउंट आपको दे रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपको उसका कारण बताना है, एक्सप्लेनेशन।
कि टैक्स क्रेडिट मिलेगा तो क्यों मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस तरह से हम 1 by 1 को टेकअप कर सकते हैं। ये जो आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनकी भूमिका है ताकि बेसिक जो बातें आपसे की गई हैं भी वो सारी क्लियर हो जाएं। ये क्वेश्चंस ऐसा होता नहीं, क्वेश्चन तो आगे बनेंगे, पर इस क्वेश्चन के माध्यम से जो भी बातें अभी की गई हैं उनका क्लैरिफिकेशन आपको हो सकता है अच्छी तरह से। फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट आइटम, इट इज़ गुड्स परचेज विदाउट एन इनवॉइस। $40,000 का इस पर GST है। ये हमारा जो पर्सन है वो XYZ लिमिटेड है। ये हमारा डीलर है जो टैक्स वसूल कर रहा है, पेमेंट कर रहा है वो। अभी जो ये बात है गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस 40,000 का, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रश्न ये है। उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, ये रजिस्टर्ड डीलर है, उसके बावजूद भी इसको इस ट्रांजैक्शन पर किसी प्रकार का टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ लिखें नो क्रेडिट। क्यों नहीं मिलेगा, कारण उसका। अब सारी टर्म्स, कंडीशंस, डेफिनेशन, यहाँ जहाँ कहीं भी आपको इन बातों में प्रॉब्लम हो वो सारी इसमें आ जाएंगी 1 by 1। क्लियर? इसका मतलब इसने जब 40,000 का क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा तो रजिस्टर्ड डीलर होने के बावजूद क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो विदाउट इनवॉइस हुआ है। अब यहाँ का एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, ट्रांजैक्शन विदाउट इनवॉइस। इसलिए इसको टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। क्लियर होगी बात? चलें आगे। कम ऑन। नंबर 2, गुड्स परचेज्ड from ABC Limited bracket entire payment is has been made for such supply but tax has not been deposited by ABC। गुड्स परचेज फ्रॉम ABC। ABC से उसने माल खरीदा, XYZ ने जो हमारा पर्सन है माल खरीदा, माल की लागत, प्रॉफिट और GST जो भी बनता था वो सारा टोटल जो भी था अमाउंट जिस इसमें दे रखा 1,80,000 रुपये। जस्ट सपोज 1,80,000 रुपये था। इसने पेमेंट कर दिया, XYZ ने ABC को पेमेंट कर दिया। ABC ने क्लेम किया कि भाई मुझे जो मान लीजिए इसमें से 20,000 रुपये GST था,
कि मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकारी हूँ, तो मेरे को ये पेमेंट किया जाए, टैक्स रोकने का अधिकार दिया जाए 20,000 रुपये, पर ये टैक्स नहीं रोक सकता। नो क्रेडिट, इसको भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब कारण क्यों नहीं क्रेडिट मिलेगी? क्रेडिट तभी मिलेगी, देखिए कंडीशन, क्रेडिट पर्सन को तभी मिलेगी जब उसने पेमेंट कर दिया हो, जो इसके पास पेमेंट, जैसे मान लीजिएगा ABC से इसने माल खरीदा, XYZ ने 1,80,000 का माल था। देखिएगा ज़रा, 1,80,000 का माल था, मान लीजिए इसमें 20,000 रुपये GST का था और कुल मिला के उस माल की लागत 1,60,000 रुपये थी। XYZ ने खरीद करके इसका जो पेमेंट था 1,80,000 रुपये उसने ABC को भेज दिए। ठीक है, जब ABC को पेमेंट भेज दिए तो फिर ABC को क्या चाहिए कि तुरंत 20,000 रुपये टैक्स का जमा कराए, क्योंकि इसने जो माल भेजा था वो 1,60,000 का माल था, 20,000 रुपये टैक्स के थे GST के, और कुल 1,80,000 रुपये इसने प्राप्त कर लिए। जब इसने जब इसने 1,80,000 रुपये प्राप्त कर लिए, उसमें से 20,000 GST के थे, तो 20,000 GST के जमा कराता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई अभी? हमारे पास दो पार्टी हैं, XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड। ठीक है, ABC लिमिटेड ने गुड्स परचेज फ्रॉम ABC लिमिटेड, XYZ ने इससे माल खरीदा। ठीक है, तो ये XYZ ने खरीदा माल और माल बेचा इसने ABC ने। क्लियर होगी बात? जब माल XYZ ने खरीदा, 1,60,000 का माल था, 20,000 रुपये GST के थे, कुल 1,80,000 रुपये का माल था। XYZ ने इस 1,80,000 रुपये का पेमेंट कर दिया ABC को। ठीक है, अब ABC को पूरा 1,80,000 मिल गया, उसमें 1,60,000 रुपये माल के और 20,000 रुपये GST के थे ये। ठीक है ना? अब यदि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहता है तो इसको 20,000 रुपये पहले जमा कराने होंगे। ये तो गवर्नमेंट का पैसा था ना, GST का पैसा। जब आपने ले लिया, आपने मुझे कहा कि साहब ये 10 रुपये, ये 100 रुपये है, वो संजय जैन आ तो उन्हें दे देना, मैंने उनसे लिए थे, आपने मुझे दिए, आप चली गई, मुझे चाहिए संजय जैन को ये 100 रुपये देने। ठीक है, अब मैंने वो 100 रुपये दिए नहीं, तो आपकी शिकायत तो मेरे प्रति बनी रहेगी, आपने क्यों नहीं दिया? जी सर। ठीक है, तो वैसे ही इसने 20,000 रुपये का GST था वो पे तो किया नहीं, और उसका टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलेगा। बात क्लियर होगी? ये होगी नो क्रेडिट एज टैक्स हैज़ नॉट बीन डिप्यूटेड, एज टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड। क्यों नहीं होगा इसको ये बेनिफिट? क्योंकि इसने इस पर जो ड्यू टैक्स था उसका पेमेंट नहीं किया। चलिए, क्लियर हो गई बात? ये सब प्रैक्टिकल में काम आएंगे, बड़ा टिपिकल टॉपिक होगा, ध्यान रखना। ओके, थर्ड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स। not to be used for business purpose। और ये अमाउंट है 24,000 का। अब देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। एक अपने XYZ लिमिटेड जो हमारा पर्सन है,
उसने कोई माल खरीदा 24,000 रुपये जिस पर टैक्स बनता था, और उसने जो ये माल खरीदा वो माल व्यवसाय से संबंधित नहीं था, तो व्यवसाय से संबंधित नहीं था तो नो क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस। जैसे मान लीजिएगा कि हमारा जो XYZ लिमिटेड है वो अनाज में व्यापार करता है, गेहूँ खरीदने बेचने का काम करता है। गेहूँ खरीदने बेचने का काम करता था, तो उसने पंजाब से गेहूँ खरीदने के लिए सोचा और 1-2-4-5 ट्रक ले गया, वहाँ से 4-5 ट्रक माल खरीदा और वापस लेकर आने लगा। वहाँ उसे लगा कि फर्नीचर बहुत अच्छा है, अपने व्यापार में काम आएगा, वहाँ पे ज़रूरत है सोफ़े सेट वगैरह की, तो एक गाड़ी में माल कम है तो इसमें फर्नीचर चला जाएगा इसी खर्चे में। उसने वहाँ से फर्नीचर ख़रीदा ऑफिस के लिए और ले करके आ गया। उस पर भी GST था। उसने क्लेम कर दिया, गेहूं के साथ साथ उसका भी क्लेम कर दिया कि भाई मैंने इतना माल खरीदा, इस पर इसका मुझे वो टैक्स क्रेडिट दिया जाए। पर जब वो व्यापार ही अनाज का कर रहा है और क्लेम कर रहा है फर्नीचर पर, तो कैसे मिलेगा? जिसमें वो व्यापार कर रहा है उस वस्तु से संबंधित ट्रांजैक्शन पर ही GST का पेमेंट का लेन देन होता है तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। व्यापार कर रहा है अनाज का और GST का क्लेम कर रहा है फर्नीचर का, तो नहीं हो सकता। फर्नीचर का व्यापार कर रहा है और अनाज के GST का क्लेम कर रहा है तो नहीं मिलेगा। जिसका वो व्यापार कर रहा है उस वस्तु पे GST का पेमेंट होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उसको मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिलेगा। बात क्लियर होगी? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, गुड्स परचेज्ड against valid invoice from PQR Limited tax has been deposited by PQR and XYZ Limited has made the payment in जुलाई। और ये अमाउंट था आपके कितना बुक में देखना, क्योंकि मेरे कुछ डिफरेंट हो सकता है। 60,000। 60 ना, ठीक है, 60,000। 60,000 रुपये का माल खरीदा, इनवॉइस भी दिया। पहले वाले में इनवॉइस नहीं था, इनवॉइस भी दिया, इनवॉइस सही था, इनवॉइस भी दिया, और जिससे माल खरीदा उसको उसने पेमेंट भी कर दिया। तो पेमेंट कर दिया, इनवॉइस वैलिड है, सब कुछ है, तो फिर जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिकार होगा। इसने टैक्स भी जमा करा दिया, तो ये होगा यस। और all conditions have been fulfilled. इसने सारे कंडीशंस पूरी की हैं। क्या क्या कंडीशन है? नंबर 1 कंडीशन का ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन, वैलिड इनवॉइस
दूसरी कंडीशन पेमेंट मेड, तीसरी कंडीशन टैक्स डिपॉजिटेड। ये 3 कंडीशंस हैं और तीनों कंडीशंस इसने फुलफ़िल की हैं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन पर इसको टैक्स इनपुट का क्रेडिट दिया जाएगा। बस समझ में आ गई। इस तरह से इसे क्वेश्चन को टेकअप किया जाता है। फिर उसके बाद आइएगा, 4th कंप्लीट हो गया है, जिन्हें शॉर्ट लेना ले लें, और हम बात करते हैं 5th एंड ऑनवर्ड्स। ये 5th पॉइंट समझ में आ रही चीज़ें आपके? ये नहीं कि आप ये समझे कि भाई मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसी में हूँ बिज़ी। आप अपनी भी बात हो तो रखना उसमें। आइए 5th पॉइंट पर बात करते हैं, और वो ही कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम ए कंपोजिशन डीलर हु हैज़ इशूड इनवॉइस बट नॉट वैलिड टैक्स इनवॉइस। ये अमाउंट का है, देखिए, गुड्स परचेज्ड from a composite dealer who is issued invoice but not valid tax invoice। कितना अमाउंट है आपका? 24,000। अब देखिएगा इसका, यहाँ पर इसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो, कोई क्रेडिट नहीं। कारण क्या रीज़न है? 2-3। नंबर 1, कंपोजिट डीलर है ये, कारण बताएंगे तो कंपोजिट डीलर क्या होता है। दूसरा, एक मिनट, नॉट वैलिड टैक्स इनवॉइस। 2 कारण है इसके। अब कंपोजिट डीलर क्या है, नॉट वैलिड टैक्स इनवॉइस क्या है, इस पे बात कर रहे हैं। करें शुरू? जी सर। कंपोजिट डीलर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, वो डीलर जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर कह दो। इस वजह से पहला कारण, और शर्त में था डीलर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये कंपोजिट डीलर है। नंबर 2, जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर जो होंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोफॉर्मा होता है, इसे हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। एक फॉर्म होता है जो उनको दिया जाता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं, अर्थात रजिस्टर्ड डीलर को। पूरी एक फॉर्म होता है उसका, जिसे इनकम टैक्स भरते हैं, रिटर्न उसका निश्चित फॉर्म होता है, उससे फॉर्म होता है, वो उनको दिया जाता है। तो जब वो माल को बेचेगा रजिस्टर्ड डीलर, तो बेचेगा तो वो वो तो बना भेजेगा रसीद के इतने रुपए का माल इतनी क्वांटिटी में इस रेट्स पे आपको इस तारीख को सप्लाई किया, और इसमें कंडीशन डाल दी कि 1 महीने में पेमेंट करना है आपको, ठीक है।
ये तो इसे कहते हैं बीजक, जिसे हम सामान्यतः रसीद कहते हैं। माल की बीजक भेज दिया कितना, पर टैक्स क्रेडिट की इनवॉइस नहीं भेजी, और वो इनवॉइस कहाँ से मिलेगी उसे? गवर्नमेंट से, जीएसटी से, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी डिपार्टमेंट, वो उसे वहाँ से मिलती है। क्योंकि कंपोजिट डीलर है तो उसके पास और टैक्स इनवॉइस है नहीं, तो माल का बीजक तो भेज दिया पर टैक्स इनवॉइस नहीं भेजा उसने, क्योंकि है ही नहीं उसके पास। जब है ही नहीं तो भेज नहीं सकता तो फिर उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, एंड इट इज़ योर 6th पॉइंट। गुड्स परचेज फ्रॉम आरएसटी। RST, which is to be supplied in 3 installments. In 3 installments only one installment of goods received but rest 2 installment will be supplied in July 2020। और ये अमाउंट है आपके, बोलिए कितना अमाउंट है? 12 है, 5,000 ओनली, 12,000। नो क्रेडिट। कारण गुड्स परचेज फ्रॉम RST लिमिटेड which is to be supplied in 3 installments. Only 1 installment of goods received but rest 2 installments will be supplied in July 2020। उसने हमने पहले देखा था कंटिन्यूस सप्लाई होती, निरंतर आपूर्ति हिंदी में था शुरू के पहले दूसरे टॉपिक में। और निरंतर आपूर्ति का मतलब कि यदि आपने किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने बताया कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ एलिवेटेड रोड बन रहा है तो कंपनी को सीमेंट और लोहा चाहिए और 2 साल तक काम चलेगा, 2 साल तक लगातार चाहिए, तो उसने लोहे वाली कंपनी सप्लाई करती है उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, सीमेंट वो बनाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें 2 साल तक इतना क्वांटिटी में हमें सीमेंट और लोहा चाहिए, आप सप्लाई कर सकेंगे। उनके एग्रीमेंट हो गए तो निरंतर सप्लाई होती है 2 साल तक, जो भी रेट उनके तय हुई। तो यदि इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसने कहा कि भाई हमें माल चाहिए मार्च, अप्रैल, मई, जून में 2-2 ट्रक हर महीने चाहिए, रेट बोल दो, रेट उनके फिक्स हो गई, एग्रीमेंट हो गया, तो हर महीने 2-2 ट्रक उसको माल भेजना है जून तक, अप्रैल में और जून तक माल भेजना है। ठीक है, तो अप्रैल तक माल भेजा उसने, 1 किस्त भेजी और 2 किस्तें अभी भेजी नहीं, और जो वाउचर था, इनवॉइस था, वो उसने भेज दिया कि भाई हमारे एग्रीमेंट हुआ है हर महीने 2 ट्रक भेजने, तो 3 महीने में 6 ट्रक भेजे जाएंगे। 1 ट्रक की कीमत 50,000 है तो 6 ट्रक की कीमत 3 लाख रुपए हो गई है, उस पर टैक्स 20,000 रुपये होता है, 3,20,000 का पेमेंट करें। उसने पेमेंट भी भेज दी तो इसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि माल की सप्लाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए नहीं मिलेगी।
माल की सप्लाई 3 किस्तों में होनी है, ये देखिएगा। और 3 किस्त, एक किस्त अभी एक ही किस्त आई है माल की, मान लीजिएगा अप्रैल की आई है, मई और जून की अभी बकाया है। तो जब मई और जून की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी तब उसके बाद वो टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट प्राप्त कर सकता है, उससे पहले नहीं। तो जो सप्लाई जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तो उस पर टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नोट यहाँ पर कारण बताते हुए लिखेंगे, क्योंकि सप्लाई इज नॉट येट कंप्लीटेड, सप्लाई भी पूरी नहीं हुई है, ब्रैकेट में लिख लें, इट विल कंप्लीट आफ्टर 3rd इंस्टॉलमेंट। जब तीसरी किस्त प्राप्त हो जाएगी तभी आपूर्ति पूरी मानी जाएगी। अभी आपूर्ति पूरी हुई ही नहीं है, इसलिए टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकता। 6th इज कंप्लीटेड, नाउ 7th। गुड्स परचेज फ्रॉम TMT, received in June 2020, सॉरी ये सप्लाई जुलाई 20, गुड्स परचेज फ्रॉम TMT, ये है इनवॉइस रिसीव्ड, इनवॉइस रिसीव्ड in June 2020, but goods received in July. अमाउंट कितना बोलिएगा आपका? 30,000, करेक्ट। अब देखिएगा, इसने माल खरीदा TMT लिमिटेड से और उसने बीजेक तो भेज दिया, रसीद तो भेज दी। जब भी माल वहाँ से खरीदा उसने और एग्रीमेंट हुआ नहीं, उसने कहा ठीक है माल भेज दो, उसने बिल बना करके बिल भेज दिया, पर माल नहीं भेजा अभी तक। बिल भेजना इज नॉट द कंप्लीशन ऑफ द डिलीवरी। माल की सप्लाई कंप्लीट नहीं होगी जब तक माल लोड हो करके रवाना नहीं हो जाता, तो माल की सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो माल की सप्लाई हो रही जुलाई में और बिल भेज दिया है जून में ही, तो उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो क्रेडिट। क्यों नहीं मिलेगा? इनवॉइस sent but supply of goods is not completed. बिल भेज दिया परंतु माल नहीं भेजा, तो बिल को क्या करेगा लेकर के? तो बिल भेजेगा, बिल के साथ माल भी भेजेगा तो सप्लाई कंप्लीट मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब यदि मान लीजिए माल भेज दे तो बिल नहीं आता तो भी नहीं होगा। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, माल का होना और माल के साथ बिल का होना, जिसको इनवॉइस कहते हैं, दोनों होना चाहिए, तभी उसको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एंड नाउ द लास्ट वन, 8th।
Goods purchased against valid invoice. Valid invoice. Okay. Tax has been deposited. टैक्स भी जमा करा दिया, फिर पेमेंट हैज बीन मेड, कितना अमाउंट है आपका? 90,000। यस, क्रेडिट मिलेगी क्योंकि ऑल दी कंडीशंस ही इज़ फुलफिल्ड। जितनी भी शर्तें हैं वो सारी होगी। माल खरीद लिया, बिल मिल गया, माल की प्राप्ति हो गई, पेमेंट हो गया है, तो फिर क्या रह गया? बाकी कुछ नहीं रहा। तो जब कुछ भी नहीं रहा तो टैक्स क्रेडिट लेने का वो अधिकारी हो गया। अब बोलिएगा, कहिए, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं? ओके। So with this, today we have completed the problem, and tomorrow and onwards we will take up a new question, numerical question on tax credit, input tax credit. Thank you.